तुम लोगों को इस क्लास को करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर और की क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। बहुत सारे नोट्स, बुक्स को गहन तरीके से पढ़ने के बाद ये मटेरियल खासकर आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये सेशन प्रेप जीएस राइट चैनल की एक प्रीमियम पॉलिटी मास्टर क्लास है। और इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संशोधन, जो भी कमेटियां बनी, पीएसए एक्ट और एआरसी की चुनौतियों का संपूर्ण और तार्किक विश्लेषण करना है। बिल्कुल, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएं। हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि एक टॉप टियर फैकल्टी की तरह इन महत्वपूर्ण नोट्स को डिकोड करेंगे। हाँ, तो अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ से शुरुआत करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बना था। सही बात है, और इसका उद्घाटन खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। हाँ, वही मैं स्लाइड 2 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। आखिर स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज का सही ढांचा तैयार करने के लिए इन कमेटियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब डायरेक्ट कोई सिस्टम क्यों नहीं बना? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, तो एक सही ढांचा बनाने के लिए कमेटियों का जुगाड़ करना पड़ा। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई। और उन्होंने ही वो 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। बिल्कुल, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। उनकी सिफारिश थी कि गांव के स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव हो, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस, और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएं। एक और दिलचस्प सुझाव ये था कि जिला परिषद का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम होना चाहिए। ये पॉइंट अक्सर एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई, जिसने व्यवस्था को थोड़ा अलग नजरिए से देखा। हाँ, उन्होंने 3 स्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली से बदल दिया, मंडल और जिला परिषद। और शायद उनका सबसे क्रांतिकारी सुझाव राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी का था। एग्जैक्टली। इसके अलावा उन्होंने अनिवार्य कराधान यानी टैक्सेशन की शक्तियों और नियमित सोशल ऑडिट की बात भी कही थी। अब आते हैं स्लाइड 3 पर। यहाँ संवैधानिक दर्जे की मांग शुरू होती है। 1985 की जीवी के राव कमेटी ने तो नौकरशाही की तीखी आलोचना की थी। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही फेमस टर्म यूज किया था, बिना जड़ की घास, ग्रास विदाउट रूट्स। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था में ब्यूरोक्रेटिकरण बहुत हावी हो गया था। इस कमेटी ने जिला परिषद को अहम बनाया और डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद सृजित करने को कहा। लेकिन अगर हम प्रमुख मील के पत्थर की बात करें तो 1986 की एलएम सिंघवी कमेटी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, मैं इस पर जोर देना चाहूंगी कि ये पहली कमेटी थी जिसने संवैधानिक मान्यता की मांग की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। हाँ, इसने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना और न्याय पंचायतों की सिफारिश भी की। इसके बाद 1988 में थुंगन और गाडगिल कमेटियां आईं। इन्होंने संवैधानिक दर्जे और त्रिस्तरीय प्रणाली की अंतिम मांग रखी, एक तरह से फाइनल पुश दिया। और इन्होंने ही 5 साल का कार्यकाल तय करने, महिलाओं, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात कही। और राज्य वित्त आयोग यानी एसएफसी व राज्य चुनाव आयोग एसईसी बनाने का प्रस्ताव भी यहीं से आया। बिल्कुल। अब यहाँ मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं कुछ मेंस फॉर्डर देना चाहूंगी। दांतेवाला समिति 1978 और हनुमंत राव समिति 1984 का विशेष उल्लेख करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इनका मुख्य फोकस ब्लॉक और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना पर था, राइट? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पर। यह मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सॉलिड पॉइंट है। तो अब इस ऐतिहासिक सफर के बाद हम आते हैं द माइलस्टोन पर। स्लाइड 4, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये कोई आसान सफर नहीं था। बिल्कुल नहीं। राजीव गांधी के समय ये 64वें बिल के रूप में फेल हुआ, फिर वीपी सिंह के दौर से गुजरा, और अंततः पीवी नरसिंह महाराव के समय में 73वें संशोधन के रूप में पास हुआ। और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, जिसे हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब अगर इसके महत्व या सिग्निफिकेंस को डिकोड करें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हुआ कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 तक, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। हाँ, जिसमें 29 कार्यात्मक विषय हैं। इसने अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक तत्व को एक न्यायसंगत और व्यावहारिक रूप दे दिया। मतलब ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदलाव था। बिल्कुल, प्रतिनिधि लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र में बदल गया और ग्रामीण निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को बहुत सशक्त किया गया।
तो अब स्लाइड 5 पर इसकी मूल संरचना को समझते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा, अनुच्छेद 243A। ये तो पूरी व्यवस्था की नींव है। हाँ, और यहाँ एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना है कि ये सिर्फ चुने हुए सदस्यों की बॉडी नहीं है। नहीं, ये गांव की विधानसभा है। इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स, बिल्कुल। और इसके बाद आती है अनुच्छेद 243B के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली। गांव, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला स्तर। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। वो 20 लाख वाला। हाँ, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वे मध्यवर्ती स्तर को छोड़ सकते हैं, वे स्किप कर सकते हैं। अब अगर चुनाव की बात करें, अनुच्छेद 243K, तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, तीनों स्तरों के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा यानी डायरेक्टली होता है। लेकिन मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव सदस्यों के बीच से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली। और गांव के अध्यक्ष, जिसे सरपंच कहते हैं, उसका चुनाव कैसे होगा? वो पूरी तरह राज्य विधानमंडल तय करता है। ठीक है, अब स्लाइड 6 पर आते हैं। आरक्षण और कार्यकाल का डायनामिक्स। आरक्षण अनुच्छेद 243D में है। हाँ, इसमें SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कुल सीटों और अध्यक्ष पदों पर कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। 1/3 रिजर्वेशन। और OBC का क्या रोल है इसमें? OBC को आरक्षण देना राज्य विधानमंडल की मर्जी पर निर्भर है, उनके डिस्क्रेशन पर। यहाँ मैं छात्रों को एक प्रीलिम्स ट्रैप के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश को SC आरक्षण से पूरी तरह छूट मिली हुई है, एग्जेम्प्टेड है। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से एक स्वदेशी आदिवासी राज्य है। वहाँ फुली इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये बहुत ही क्रिटिकल ट्रैप है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 243E और अयोग्यता 243F। पंचायतों का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष का होता है। और अगर पंचायत भंग हो जाए बीच में ही, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। एक और बड़ा अंतर है यहाँ, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। MLA या MP की तरह 25 वर्ष नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एस्पिरेंट्स, इसे मार्क कर लीजिएगा। अब स्लाइड 7 पर हम इसके संस्थागत स्तंभों की बात करते हैं, इलेक्टोरल और फाइनेंशियल पिलर्स। पहला है राज्य चुनाव आयोग SEC, अनुच्छेद 243K। यह पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सबसे बड़ी बात, ये राज्य सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। और दूसरा पिलर है राज्य वित्त आयोग SFC, अनुच्छेद 243I। हाँ, इसे हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। इसका काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और टैक्स के बंटवारे और ग्रांट सेनेट की सिफारिश करना। बिल्कुल। और इन सब में न्यायालयों पर रोक का भी प्रावधान है, अनुच्छेद 243O में। हाँ, ताकि न्यायालय पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी मामलों या परिसीमन में हस्तक्षेप ना कर सकें। सही कहा। अब स्लाइड 8 पर शक्तियां और वित्त की बात करते हैं। कार्य, अनुच्छेद 243G। राज्य पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें वही 11वीं अनुसूची के 29 विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, सड़क वगैरह। लेकिन ये सब करने के लिए पंचायत का खजाना कहाँ से आता है? धन के 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला, आंतरिक संसाधन। मतलब खुद के टैक्स, टोल या फीस। दूसरा, राज्य द्वारा हस्तांतरण। SFC के माध्यम से राज्य द्वारा वसूले गए टैक्स का हिस्सा मिलता है। और तीसरा है राज्य अनुदान, जो राज्य की संचित निधि से मिलता है, ग्रांट सेनेड। और चौथा स्रोत है केंद्रीय अनुदान, जो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर मिलता है। अब स्लाइड 9 पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज आती है, अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक प्रावधान। कंपल्सरी वर्सेस वॉलंटरी। ये बहुत कंफ्यूज करता है छात्रों को। तो कंपल्सरी वो है जो राज्य को करने ही है, जैसे ग्राम सभा की स्थापना, त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करना, सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, मतदान की उम्र 18 और चुनाव लड़ने की 21 वर्ष, और SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण। इसके अलावा SEC और SFC की स्थापना और 5 साल का तय कार्यकाल भी अनिवार्य है। और स्वैच्छिक क्या क्या हैं जो राज्य की मर्जी पर हैं? जैसे पंचायतों में MP या MLA को वोटिंग का अधिकार देना, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना।
11वीं अनुसूची के 29 विषयों का हस्तांतरण करना। और पंचायतों को टैक्स लगाने की वित्तीय शक्तियां देना भी स्वैच्छिक है। यही कारण है कि कुछ पंचायतों के पास ज्यादा पावर है और कुछ के पास कम। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। छूट वाले क्षेत्र और पैसा एक्ट 1996। अनुच्छेद 243M में उन क्षेत्रों का जिक्र है जहां पंचायती राज लागू नहीं होता, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और छठी अनुसूची के क्षेत्र मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और दार्जिलिंग गोरखा परिषद। लेकिन जो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं उनके लिए पैसा एक्ट 1996 लाया गया। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तक बढ़ाना, जो कि 10 राज्यों में है। और इसका मूल कारण आदिवासियों के रीति रिवाजों की रक्षा करना और उन्हें स्वशासन देना है। सेल्फ रूल। इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को बहुत सी शक्तियां दी गई हैं, जैसे लघु वनोपज पर स्वामित्व, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और भूमि हस्तांतरण रोकना भी उनकी शक्ति है। नशीले पदार्थों और ग्रामीण बाजारों पर नियंत्रण भी वही करते हैं। और कोई भी भूमि अधिग्रहण होने से पहले उनसे अनिवार्य परामर्श करना होता है। बिल्कुल। लेकिन स्लाइड 11 पर हमें इसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना होगा। विफलता के कारण क्या है? सबसे बड़ी कमी है 3 F's की। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। हाँ, फंड्स की बात करें तो टाइड ग्रांट्स यानी बंधे हुए अनुदान पर भारी निर्भरता है। खराब टैक्स कलेक्शन है जिससे वित्तीय स्वायत्ता का मजाक बन गया है। फिस्कल ऑटोनॉमी है ही नहीं। और फंक्शंस में राज्य सरकारें वास्तविक शक्तियां देने से कतराती हैं। नीति और व्यवहार में बड़ा अंतर है। और फंक्शनरीज यानी कर्मचारी, क्षमता का अभाव है, अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं और तदर्थवाद यानी एडहॉकिज्म हावी है। इसके अलावा जमीनी हकीकत में अन्य प्रमुख मुद्दे भी हैं, जैसे पंचपति सिंड्रोम। ये बहुत बड़ी समस्या है, जहां चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के नाम पर उनके पति सत्ता चलाते हैं। और पैरास्टेटल बॉडीज, ये समानांतर एजेंसियां पंचायतों की जगह और शक्तियां छीन लेती हैं। साथ ही स्थानीय MP और MLA का पंचायतों के काम में हावी होना, उनका इंटरफेरेंस भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इसके सुधार के उपाय क्या हैं? स्लाइड 12 में सेकंड ARC ने इसके लिए एक पूरा रोड मैप दिया है। हाँ, ARC की इस टू डू लिस्ट में सबसे पहला है एक्टिविटी मैपिंग, मतलब तीनों स्तरों के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा हो ताकि कोई ओवरलैप ना हो। दूसरा है सब्सिडियरिटी का सिद्धांत, यानी जो काम स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे से हो सकता है वो वहीं होना चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए स्थानीय निकाय लोकपाल बनाने की सिफारिश भी की गई है। और बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए। जिला योजना ग्राम सभा से मिले इनपुट्स पर आधारित होनी चाहिए। और SC की नियुक्ति के लिए भी कहा गया कि ये राज्यपाल द्वारा एक कोलिजियम की सिफारिश पर होनी चाहिए ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। बिल्कुल। अब स्लाइड 13 पर हम कुछ राज्यों के शानदार उदाहरण देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। एस्पिरेंट्स इन उदाहरणों को अपने मेंस के आंसर में जरूर इस्तेमाल करें। जैसे केरल का उदाहरण। हाँ, केरल पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पहले नंबर पर है। वहाँ शानदार वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। आंध्र प्रदेश ने पारदर्शी और सीधी सेवा डिलीवरी के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की है। कर्नाटक ने तो पंचायतों के लिए अलग ब्यूरोक्रेटिक कैडर ही बना दिया ताकि अधिकारियों का प्रभाव चुने हुए प्रतिनिधियों पर हावी न हो सके। और राजस्थान तथा हरियाणा ने सुशासन के लिए पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये सभी बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम हैं। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव स्लाइड 14 पर आ गए हैं। इस पूरी डीप डाइव का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि 73वें संशोधन ने भारत को प्रतिनिधि से सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया है। महिलाओं और SC/ST का सामाजिक सशक्तिकरण तो हुआ है, लेकिन राजनीतिक और वित्तीय सशक्तिकरण अभी भी बहुत पीछे है। सच्चे ग्राम स्वराज के लिए 3 F's का भारी मात्रा में हस्तांतरण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब मैं सीधे उस ज्वलंत सवाल पर आता हूं जो मीन्स के नजरिए से बहुत अहम है। सवाल है, क्या आपको लगता है कि पंचपति व्यवस्था 73वें संशोधन में महिलाओं के आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती है? इसे रोकने का एक व्यावहारिक उपाय क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही लेयर्ड सवाल है। छात्रों को इस पर निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए। एक तरफ लगता है कि पितृसत्तात्मक ढांचे ने आरक्षण को हाईजैक कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ इस आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा तो बनाया है। तो उपाय क्या हो सकता है? व्यवहारिक उपाय सिर्फ कानून बनाने से नहीं आएगा, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से आएगा कि वे सिर्फ चुनी हुई प्रतिनिधि से ही डील करें। बहुत ही संतुलित विश्लेषण। एस्पिरेंट्स इस मेंस के सवाल पर विचार करें और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें।
और इस विषय के हर डायमेंशन को समझने के लिए नोट्स को बार बार रिवाइज